नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भाग 6 में अध्याय नंबर जो 5 है उसमें उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा या दो से अधिक राज्य के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो आज भारत में 25 उच्च न्यायालय है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय नहीं है, कई जगह दो से अधिक राज्यों के लिए भी क्या है, उच्च न्यायालय है। अब हाई कोर्ट जो है उसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का वर्णन आता है। हाई कोर्ट का जो गठन कैसे हुआ और उसके अलावा उसका ज्यूरिस्डिक्शन न्यायिक क्षेत्राधिकार कौन सा है, उनकी पावर्स क्या क्या है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, हटते कैसे हैं, उन सब के बारे में, उनकी शपथ कैसे होती है, उन सब मुद्दों पर एक एक क्लू पर हम चर्चा करेंगे। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान उसका भाग कौन सा है, 6। तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अध्याय 2 है वो 5 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र आदि के बारे में बताया गया है। तो भाग 6 में 6 अध्याय है। जब हमने राज्यपाल टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा कि राज्यपाल टॉपिक में एक मैंने चार्ट आपको समझाया था। फिर मुख्यमंत्री जब टॉपिक पढ़ा उसमें भी आपको पढ़ा था। 2 बार में वो चार्ट पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें सब क्लियर हो चुकी है। बस यहाँ तो केवल आपको जानकारी के लिए मैं वापस बता रहा हूँ। तो भाग 6 का जो अध्याय 5 है उसमें अनुच्छेद 200, हालांकि अनुच्छेद 214 से लेकर 231 जो है वहाँ तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे और अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ उच्चतम न्यायालय से नीचे, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर। यानी देखिए, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की एक हायरार्की है। कैसे हैं कि पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। तो ये पहले मामला यहाँ सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आएगा यानी अधीनस्थ न्यायालय, फिर हाई कोर्ट में, और फिर कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे एक चेन बनती है, इसको हायरार्की कहते हैं। तो यानी मामला नीचे से कहा जाता है ऊपर जाता है, और उच्चतम न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। तो यहाँ पर बीच में हमारा उच्च न्यायालय है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी उच्च अधीनस्थ न्यायालय है उच्च न्यायालय के नीचे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 31 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र आदि के बारे में बताया गया है। और उच्चतम न्यायालय के नीचे ये कार्य करता है और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे की कड़ी देखते हैं। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के ज़माने की कि वहाँ पर हाईकोर्ट की व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है। तो वर्ष 1861 में, और एक नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कई बार अनेक एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, बहुत कॉमन, कि भारत में सबसे पहले जो हाईकोर्ट बने वो कहाँ बने। कोलकाता, पहले कलकत्ता नाम था, अब कोलकाता हो गया। मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो 3 जगह हुई थी। 1861 का जो कानून आया था, 1862 में उनकी क्या होती है, स्थापना। कानून 1861 का था, जो भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके तहत हाई कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान आया था इंग्लैंड की तरफ से। जो चार्टर एक्ट आते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, हर 20-20 साल बाद में जो कानून आते थे कंपनी के समय, उसके बाद फिर कंपनी का शासन चला गया। 1857 का जो संग्राम यानी विद्रोह होता, उसके बाद सीधा महारानी का शासन होता है। समय समय पर इंग्लैंड की संसद के द्वारा उस समय कानून बनकर आते थे। तो उसी के 1861 के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट्स की क्या हुई है, स्थापना हुई है, 1, 2 और 3। ठीक है ना। 1 जुलाई 1862 को इसकी क्या होती है, स्थापना। पहला जो हाई कोर्ट बनता है वो कौन सा बनता है, कोलकाता का बनता है। तो उस समय कलकत्ता था, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम कलकत्ता लिखा। वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, कोलकाता। तो देखिए, भारत में अगर पहला हाई कोर्ट बना तो वो कौन सा बना, कलकत्ता का हाई कोर्ट बना, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को। उसके बाद
1862 में सेकंड नंबर मुंबई और थर्ड नंबर क्या है, मद्रास। तीनों ही 1862 में, इनके भी 1862 में और इनका भी 1862 में क्या होती है, स्थापना होती है। तो पहला हाई कोर्ट यह है। और अगर आपसे यूं पूछे तीनों तो ये ध्यान रखना, और सबसे पहले इनका कानून 1861 में आया। तो दोनों देखिए, कई बार एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि भारत में 3 हाई कोर्ट जो स्थापित वो कौन से साल में, तो उत्तर बताना 1862, ठीक है ना। 1862 जो है, क्योंकि स्थापित 62 में हुआ, अगर 62 नहीं तो 61 आपको उत्तर देना। तो एक्ट के अकॉर्डिंग तो 1861, और फिर स्टैब्लिश जो हुआ वो 1862 में हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए 1866 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सब इसके बाद में फिर कर्नाटक में 1884 में, पटना में 1916 में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट स्थापित हुआ। तो कुछ ईयर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए जिससे आपको थोड़ा अंदाज रहेगा कि चौथा नंबर इलाहाबाद, पांचवा कर्नाटका, छठा जो है पटना, यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई अंग्रेजों के ज़माने में। फिर बात करते हैं देश जब आज़ाद होता 1947 में। 1947 से पहले देश में 11 प्रांत थे। कितने थे? 11 प्रांत थे। जब देश आज़ाद हो रहा था तब अंग्रेजों के ज़माने में 565 देसी रियासतें और 11 क्या थे, हमारे ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है ना। जैसे आज इनको राज्य कहते हैं, 28 राज्य, ठीक है ना। 8 हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश है, तो उस समय 4 थे। फिर एक जो था उसमें पाकिस्तान में चला गया, बलूचिस्तान, ठीक है। तो देखिए कमिश्नरी प्रांत कहते थे अंग्रेजों के ज़माने में। तो सभी प्रांतों में न्यायालय स्थापित कर दिए गए। तो जब देश हमें आज़ाद अंग्रेजों से मिला तब हमारे यहाँ 11 के 11 प्रांतों में क्या थे, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स थे। नेक्स्ट देखिएगा उच्च न्यायालयों का कुछ ऐतिहासिक विकास जो भी हमने देखा। सर्वप्रथम कोलकाता में, फिर मुंबई मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना। जो कानून था वो 1861 का था। इस्टेब्लिश कब होते हैं, ये 1862 में होते हैं, ठीक है। और 61-62 इसीलिए लिखा है यहाँ पर, ये 61-62 कलकत्ता 1 जुलाई 1862। 66 में इलाहाबाद में, कर्नाटका में 84, पटना में 1916 और 1947 से पहले 11 प्रांतों में ये हमारे बराबर हाई कोर्ट स्थापित थे। तो ये हमने क्विक रिवीजन कर दिया इस टेबल के माध्यम से। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि संसद को ये शक्ति प्रदान कर दी गई। क्या प्रदान कर दी गई कि अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। पर पावर किसको दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, संसद को। 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसमें अनुच्छेद 231 के तहत हमारी संसद को एक पावर दी गई कि 231 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगी, संसद करेगी। क्लियर है। और संसद 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी साझा न्यायालय स्थापित, यानी 2 राज्य हो गए, एक संघ शासित प्रदेश हो गया जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश यूटी के नाम से जानते हैं, उसको भी स्टैब्लिश करने के लिए तीनों को मिलाकर संसद कह सकती है कि 3 का मिलाकर हमने एक उच्च न्यायालय बना दिया। अब देखिए उसकी एक टेबल आपके सामने है कि क्या भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट है। तो आजकल ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन कितने राज्य आते हैं, तो ये लिस्ट आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये विशेष बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, कौन से स्टेट्स तक है, तो आपको ऐसे नाम बताने। तो ये अच्छे से याद करना जाना कि अभी 3-4 बार अलग अलग एग्जामों में पूछ लिया हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कि इस फलाने हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है, तो पूरे आपको नाम याद होने चाहिए। तो एग्जामिनर क्या करेगा, 3 ये दे देगा, इनमें से 1 ये दे देगा। तो वो क्या करता कि इनमें से कहाँ नहीं है तो 3 में है, 1 यहाँ नहीं है, तो टिक असम करना है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो असम की राजधानी गुवाहाटी, उसके अधीन देखिए वहाँ नाम असम उच्च न्यायालय नहीं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। तो देखिए असम तो आता ही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, तो यानी 4 का जो है वो एक ही क्या है, हाई कोर्ट है। 4 स्टेट्स का क्या है, एक ही है। बॉम्बे उच्च न्यायालय 4 देखो, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप सब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि संघ शासित प्रदेश को भी इसमें इंक्लूडिंग किया जा सकता। कर कौन सकती है देश की, संसद कर सकती है।
संसद कौन से अनुच्छेद के तहत करेगी? 231 के तहत करेगी। संसद को ये पावर कब मिली? 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, चलिए। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश तो है ना, तो हाई कोर्ट का नाम ही क्या? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, और उसके अधीन 3 या राज्य आते हैं, 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता ही है, ठीक है ना। और अंडमान और निकोबार, ठीक है, तो अंडमान जो निकोबार है केंद्र शासित प्रदेश, ये इसके क्या आता है? अधीन। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके अधीन आते हैं। केरल उच्च न्यायालय में केरल और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित इसके साथ हो गया। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का हाईकोर्ट का नाम ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख इसके अधीन आते हैं। तो ये हाईकोर्ट्स के नाम है, इनके अधीन ये क्या आते हैं? राज्य आते हैं, यानी इनके क्षेत्राधिकार में। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अभी मैंने जब कक्षा प्रारंभ हुई तब आपको बताया कि वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है, ठीक है। और 25 उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश की अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय बना। यानी आप जानते ही हैं कि 1 जून 2014 को, 1 जून 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, उस दौरान नया एक राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना तेलंगाना, ठीक है। अब जो पहले जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था, जो उसकी राजधानी थी, जैसे हैदराबाद थी, ठीक है ना, वो सब कुछ तो दे दिया गया किसको? तेलंगाना को। हैदराबाद राजधानी तेलंगाना में चली गई, वहाँ का हाईकोर्ट भी वहीं चला गया। अब आंध्र प्रदेश जो था उसकी नई राजधानी बनाई गई अमरावती। तो अमरावती में अलग से आंध्र प्रदेश के लिए हाईकोर्ट अलग से स्थापित हुआ, वो 25वां हाईकोर्ट था। तो देखिए वो कब स्टैब्लिश होता है? 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की अमरावती में क्या हुआ? स्थापित हुआ। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद, न्यायाधीशों की संख्या, जो इलाहाबाद में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 160, सबसे बड़ा। जैसे भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, तो सबसे बड़ा का मतलब भाई नेचुरल है कि वहाँ काम ज़्यादा है तो जजों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा संख्या जजों की संख्या वाला हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। सबसे छोटा कौन सा है? वो सिक्किम है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी यूपी का, उसमें 160 न्यायाधीशों की संख्या है, और सबसे छोटा है वो कहाँ का है? सिक्किम का है। वहाँ पर कितने की है? 3 है ना। सबसे छोटा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ का है? सिक्किम का। उसकी कितनी संख्या है? 3। तो सबसे छोटा सिक्किम, सबसे बड़ा कौन सा? इलाहाबाद। और 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय बने। 3 कितने बने? नए उच्च न्यायालय बने 2013, एक साल में 3, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है ना। तो एक साथ एक ही वर्ष में 3 हाईकोर्ट बने 2013 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 5 जुलाई 2016 को कुछ हाईकोर्ट्स के नाम चेंज हुए। कौन कौन से? जैसे बॉम्बे का नाम क्या हो गया? मुंबई हाई कोर्ट। अंग्रेजों के ज़माने में मद्रास का नाम क्या हो गया? चेन्नई। और कलकत्ता का नाम क्या हो गया? कोलकाता, ठीक है। कलकत्ता का नाम क्या हो गया? कोलकाता। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे भी आपने मद्रास है, तो जैसे इसका नाम हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? चेन्नई। पुराना नाम था तो वो अभी उस नाम से फेमस चल रहा, तो इस ध्यान रखना। चेन्नई जो है इसका क्या हो गया? नाम हो गया 5 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट देखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र और उच्च न्यायालय। देखिएगा अनुच्छेद 241 से कहते हैं संसद कानून बनाकर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। अभी हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है। तो 231 तो कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट संसद स्थापित कर सकती है, पर 241 जो है आर्टिकल, वो क्या कहती है कि संसद कानून बनाकर संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए भी अलग से उच्च न्यायालय सेपरेट बनाया जा सकता है। तो हमारे 2 ही हैं हमारे यहाँ पर, एक तो हमारे दिल्ली और दूसरा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, जिनका अलग से अपना खुद का क्या है? उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय कौन स्थापित करेगी? संसद। कौन से आर्टिकल के तहत? 241 के तहत। तो ये देखिए 241 से संसद कानून बनाकर उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए भी कर सकती है। यानी कोई हाईकोर्ट है उसका विस्तार
केंद्र शासित प्रदेश तक कर सकती है, जैसे पंजाब हरियाणा वाला है उसका विस्तार कहाँ तक कर दिया, चंडीगढ़ तक कर दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी अधिकार केवल क्या है, संसद को। कि ये हाईकोर्ट है राजस्थान का, अब इसका विस्तार मान लीजिए आपको करना हरियाणा तक, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो वो कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय संगत सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। संगत सूची पर कानून कौन बना सकती है, संसद ही बना सकती है, ठीक है। चलिए देखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके अपने क्या है, उच्च न्यायालय। 8 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं, 8 है। 8 में से केवल ये हमारी पार्लियामेंट की पावर है कि वो सेपरेट कर सकती है। उन्होंने 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की क्या करी है, स्थापना करी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक अंतर आपको यहां पर समझाया गया है कि एक हमारे यहाँ देश में सुप्रीम कोर्ट है जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, 25 है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाएगा और हाई कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता, उसका ही एक अंतर आपको समझाया गया कि देखिए पहले इसकी बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगी, संसद। अभी देखना मामला उल्टा है कि अभी अभी हमने ये देखा कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कि 2 राज्यों को मिलाकर एक हाईकोर्ट बनना चाहिए या एक हाईकोर्ट का दायरा 4 राज्यों तक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो कौन, देखो दायरा क्षेत्राधिकार वो तो काम कौन करेगी, संसद करेगी। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जजों की संख्या में वृद्धि करने का काम कौन करता है। भाई हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार तो बढ़ा दिया आपने, कम ज्यादा कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में जो जज बैठेंगे वो संख्या बढ़ाने का काम कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में काम कौन करेगी, ये संसद करेगी। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और यह ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम कौन करेगी, संसद करेगी। तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है हमारा कहाँ कौन सा है, इलाहाबाद। बताइए आपको कितने, 160 जजों की संख्या बढ़ाने का काम कौन कर रहा, राष्ट्रपति। सबसे छोटा किसका, सिक्किम, जिसकी संख्या कितनी है, 3। अब इनमें और संख्या बढ़ानी तो बढ़ा कौन सकता, भारत का राष्ट्रपति ही बढ़ा सकता। तो ये मेजर अंतर आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो उच्च न्यायालय पीठ जिनका क्षेत्राधिकार एक या संघ राज्य क्षेत्रों में, इसको हम ग्राफिक्स में हम समझ चुके हैं, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय पता ही है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, गुवाहाटी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, और पंजाब हरियाणा, ये चंडीगढ़, मद्रास जो है अब इसको चेन्नई भी इसका नाम कर दिया गया है, तो मद्रास भी नाम है, उसका दूसरा नाम एक चेन्नई भी कर दिया गया है, चेंज कर दिया। अब तमिलनाडु पुदुचेरी, और जो केरला है उसका केरल लक्षद्वीप, और जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो ये आपको लिस्ट क्या रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखनी है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनके उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। 5 उच्च न्यायालय जिनकी पीठ राजधानी मुख्यालय पर नहीं है। जैसे राजधानी मुख्यालय की जैसे हम बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे राजधानी कहाँ है, जयपुर, लेकिन मुख्य पीठ कहाँ, जोधपुर। लेकिन फिर भी जयपुर राजधानी मुख्यालय पर उसकी एक ब्रांच है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट तो है। तो आधे जज हाई कोर्ट जोधपुर में बैठते हैं, आधे कहाँ बैठते हैं, जयपुर में बैठते हैं। पर तो ऐसा कहने का मतलब कुछ 5 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका कैपिटल पर कोई न तो ब्रांच है न मुख्य पीठ है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से, छत्तीसगढ़ जिसका बिलासपुर में है, राजधानी में नहीं है। गुजरात जिसका कहाँ है, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है लेकिन हाई कोर्ट का है अहमदाबाद में है, बस वही ध्यान रखना। केरल का कहाँ है, एर्नाकुलम में। मध्य प्रदेश का जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में है लेकिन राजधानी में नहीं है। और उड़ीसा का कहाँ है, कटक में। यानी जो कैपिटल राजधानी हेडक्वार्टर पर इनका मुख्यालय नहीं है। अब देखिए 5 जुलाई ये हम बात कर ही चुके हैं। तो बॉम्बे का नाम मुंबई, मद्रास का नाम चेन्नई, कलकत्ता का नाम क्या हो गया, कोलकाता। ये डेट ध्यान रखना, 5 जुलाई 2016 को। चलिए अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, कि अनुच्छेद 217 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वारंट यानी अधिपत्र के द्वारा। तो ये ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक होता है
और उसके अलावा ओबीसी आयोग, एससी एसटी आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों, इनकी सबकी नियुक्ति, राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जब अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता है उसको वारंट कहा जाता है, हिंदी में उसको कहते हैं अधिपत्र। तो वारंट आप गिरफ्तारी ऑर्डर मत समझना, वारंट का मतलब है जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसको वहाँ पर वारंट कहा जाता है। और वो हाई कोर्ट के जजों का वारंट यानी नियुक्ति के लिए वारंट कौन जारी करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श। जब हाई कोर्ट में, जब देखिए पहले बात हम 200 अनुच्छेद 217 पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति उनके लिए वारंट जारी करेगा। अब नियुक्ति होती कैसे है? तो मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही वहां पर उसकी नियुक्ति की जाती है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की। ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में अन्य न्यायाधीश बनाने हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट का कौन हो गया? मुख्य न्यायाधीश, से भी परामर्श किया जाता है। उसके अलावा सीजीआई, सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, और हाई कोर्ट का सीजे, हाई कोर्ट का क्या है? सीजे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। एक से अधिक राज्यों की स्थिति, नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सभी संबंध राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करेगा। मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां, जैसे मान लो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो महाराष्ट्र का राज्यपाल, गोवा का राज्यपाल, दमन दीव यहाँ के जो प्रशासक है, तो उनसे वो क्या करेगा? एक बार विचार विमर्श करेगा। क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा। बस ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो उसमें एक से अधिक राज्यों के लिए है तो वहां पर इनके लिए विचार, तो नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सभी संबंध राज्यों के राज्यपालों से क्या करेगा? परामर्श। अनुच्छेद 217 में स्पष्ट उल्लेखित है कि नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाएगा। अब देखिए, वर्तमान में नियुक्तियां जो होती है वो कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम का मतलब ही क्या होता है? समिति, एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर नियुक्तियां होती है। तो राष्ट्रपति भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भी क्या लेता है? सलाह। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि सीजीआई से सलाह देगा, तो सीजीआई जो है वो जो है सीजीआई जो है वो उसके साथ 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ये ध्यान रखना कि हाई कोर्ट में अगर जज बनाना है तो भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ साथ वो मुख्य न्यायाधीश जब सलाह देगा तो इन 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से पहले परामर्श करके ही फिर सीजीआई अपनी सलाह किसे भेजेगा? प्रेसिडेंट को भेजेगा। बात समझ में आ गई? तो सीजीआई अपने विवेक से नहीं भेज सकता, वो भी 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, जो वरिष्ठ मतलब जो उम्र के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर होने चाहिए, उनसे क्या लेता है? सलाह लेता है। तो देखिए, राज्य स्तर के पर भी अलग से कॉलेजियम होता है जो नियुक्ति के संदर्भ में पहल करता है। तो पहले तो सीजीआई से नाम लेने से पहले स्टेट लेवल पर एक कॉलेजियम होता है, वो पहले पहल करेगा जिसका नाम रिकमेंड किया जाएगा, फिर आगे वो नाम ऊपर आएगा, फिर उसमें कांट छांट। जैसे मान लीजिए 2 जज बनाने, 5 जजों के नाम का पैनल भेज दिया, अब वो 2 तय कौन करने? फिर वो यहाँ से तय होंगे। तो इस कॉलेजियम के सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। समझ गए आप? अब देखिए, 2 चीजों को बड़े ध्यान से समझना कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति तो होती है सीजीआई, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश से। ठीक है। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, वो जो परामर्श देंगे उसके आधार पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अन्य के लिए क्या है? संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। जैसे राजस्थान में बनाना तो राजस्थान हाई कोर्ट का सीजे प्लस राजस्थान हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, तो टोटल कितने हो गए? 3 लोग होंगे। ये क्या करेंगे? पहल करेंगे कि साहब ए नाम के व्यक्ति को क्या बनाओ? जज बनाओ। ठीक है ना। फिर ये नाम कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। दिल्ली में किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कौन है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो सीजीआई, और उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ये 2 क्या हो गए? वरिष्ठ न्यायाधीश। तो पहल पहले यहाँ से होगी, फिर ये नाम कहाँ आएगा? इन 3 लोगों के पास आएगा, और फिर जब होगा तो राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या करेगा? परामर्श करेगा। क्या करेगा? परामर्श करेगा, और फिर उस फाइनली उस नाम को क्या होती है?
नियुक्ति दी जाती है। क्लियर हो गया। तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए पहले हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश नाम की पहल करेंगे कि ए नाम के व्यक्ति को जज बनाना है। फिर वो जो पहल करेंगे उसी पहल के आधार पर मामला सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो उस नाम को फाइनली अथॉरिटी करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उस पर वारंट यानी मोहर लगा देता है। तो उसके लिए वारंट मतलब उस वारंट पर क्या लगाता है, मोहर लगाता है पेपर पर। उसके बाद वो अधिपत्र क्या हो जाता है, जारी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नियुक्ति होती है। तो देख लीजिए, एक से अधिक राज्यों की स्थिति में अनुच्छेद 217 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यों सभी राज्यों के राज्यपाल से क्या करेगा, परामर्श। एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट है तो उसमें 3 राज्य, तो तीनों राज्यों के राज्यपालों से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, परामर्श करेगा। वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्तियां होती हैं, बता ही दिया। इसे तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या लेगा, सलाह। राज्य स्तर पर अलग से कॉलेजियम जिसमें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 क्या है, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो कॉलेजियम के क्या होते हैं, सदस्य। तो 3 तो हो गए सेंट्रल लेवल पर और 3 क्या हो गए स्टेट लेवल पर। कितने लोग हो गए कॉलेजियम में, 6 लोग हो गए। तो पहले ये स्टेट लेवल पर पहल करेंगे, फिर ये सेंट्रल लेवल पर क्या जाएगा, मामला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए। राज्य स्तर पर कॉलेजियम ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या करेगा, पहल करेगा, हम चर्चा कर चुके हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कॉलेजियम भारत के उच्चतम न्यायालय और का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। मतलब हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस बनाना है तो उसमें तो केवल सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जिसके नाम का रिकमेंड करेंगे वही वहां पर चीफ जस्टिस बन जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसमें 6 लोग आ जाते हैं। पहला हाई कोर्ट का मुख्य, 2 वरिष्ठ, ये नाम को भेजेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य और 2 वरिष्ठ, फिर वो फाइनली नाम आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो मिलकर बनता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का कॉलेजियम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम में संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य हम बात कर ही चुके हैं और 2 क्या है, वरिष्ठ न्यायाधीशों। फिर नाम क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय का मुख्य और 2 सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा 3 + 3 6 का फॉर्मूला है। इसको कहते हैं कॉलेजियम यानी समिति। और केवल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाता तो मुख्य और 2 क्या हो गए, अन्य। अब देखिए अनुच्छेद 233 में ये उल्लेखित है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 233 जो है वो ये कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति वो कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। ये तो हाईकोर्ट की बात करते हैं, ये मतलब जो राष्ट्रपति करता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज हैं उनसे नीचे जो सब ऑर्डिनेट है वहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। ये स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल इस संदर्भ में उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। राज्यपाल अपने विवेक से नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के परामर्श से डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के जजों की नियुक्ति करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको ऑथ यानी शपथ का जो काम है वो कौन करेगा, राज्यपाल। चलिए अभी शपथ भी देखेंगे बाद में। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, जो योग्यताएं कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं रखी गई है। संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में संविधान में कितनी योग्यताएं लिखी हुई है, 2 योग्यताएं लिखी है। बहुत ध्यान से आपको है, भारत का क्या हो, नागरिक को, ये तो होना ही चाहिए पहली बात। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि भारत के में कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, यानी वो जिला लेवल पर, अधीनस्थ लेवल पर, कोर्ट में कहीं पर भी वो 10 साल तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अगर ये भी नहीं है तो यहां लिखा हुआ है या, क्या लिखा हुआ है, या मतलब ये नहीं तो ये देखो यहां पॉइंट नंबर 2 है, फिर से वहां पर पॉइंट नंबर 2 है, यानी दूसरे नंबर पॉइंट में फिर ऑप्शन दिया गया है क्या कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता यानी वकील यानी एडवोकेट, यानी पहले कहीं पर भी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो और उसके बाद किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट यानी क्या रह चुका हो,
अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना कि या तो वो किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा, एक हाईकोर्ट में रहा या एक से ज्यादा हाईकोर्ट में रहा, कुल मिलाकर 10 वर्ष तक उसको अधिवक्ता का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष तक वो क्या रह चुका है, न्यायिक पद पर रह चुका है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए योग्य होता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई अलग से प्रावधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जो ज्ञाता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है, ऐसा वहां लिखा हुआ, लेकिन हाई कोर्ट के संदर्भ में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु तो 65 वर्ष की जो कार्यकाल हम पढ़ेंगे उसमें कि 62 वर्ष, 65 सुप्रीम कोर्ट में, 62 वर्ष हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की रहती है, लेकिन हाई कोर्ट में न्यूनतम कोई आयु निर्धारित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कार्यकाल और सेवानिवृत्ति और आयु संबंधी जो विवाद है, देखिए 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की सुप्रीम कोर्ट में कितना है 65, हाई कोर्ट में कितना है 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने का प्रावधान। ये भी कब जोड़ा, 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा, इससे पहले 60 साल ही थी। विशेष करके ध्यान रखना, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 से बढ़ाकर आयु कितनी कर दी है, 62 वर्ष कर दी है। ठीक है, तो ये विशेष करके ध्यान रखना। और 62 वर्ष की आयु सीमा तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। और एक आयोग बना था संविधान समीक्षा आयोग, उसने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष करने की अनुशंसा की, लेकिन सरकार ने वो सिफारिश मानी नहीं थी, इसलिए अभी भी 62 ही है। और आयु संबंधी विवाद 217(3), यदि आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात निर्णय करेगा। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, यानी आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अगर किसी जज की 62 साल की आयु को लेकर कोई प्रॉब्लम है कि भाई ये डेट इसने गलत लिखा रखी है, सर्टिफिकेट गलत बना रखा है कि नहीं है, तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेगा अंतिम, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से पूछकर ही लेगा, ऐसा अनुच्छेद 217(3) में उल्लेखित किया गया। चलिए इसी को हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं। कार्यकाल आपको पता ही है, 62 वर्ष आयु सीमा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं, और 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने का प्रावधान 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा किया गया। ठीक है, और इससे पहले कितनी थी, 60 साल थी। आयु के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न होता है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, परामर्श करके निर्णय करता है। राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा, विनिश्चय अंतिम होगा। विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 217(3), यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने का राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वही राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा, अंतिम। ये तो चलो आ चुका है। और संविधान समीक्षा आयोग ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 करने की, ये संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 में गठित हुआ था। 2002 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। एम एन वेंकट चलाइया, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक कमीशन आयोग बनाया था, बहुत सारे मुद्दों पर सिफारिश करने। उसने सिफारिश की इस मुद्दे पर, लेकिन सरकार ने वो सिफारिश नहीं मानी। शपथ यानी ऑथ जो है, अनुच्छेद 219 ये कहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की हम बात करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 219 ये कहता है कि हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल अथवा जो राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति वो क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो प्रैक्टिकली हम व्यवहार की हम बात करें तो चीफ जस्टिस होता है, उसको तो शपथ कौन दिला देते हैं, राज्यपाल दिला देते हैं। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो वहां क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत। तो राज्यपाल क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको अधिकृत कर देता है कि भाई अन्य को आप क्या दिला दीजिए, शपथ दिलवा दीजिए। तो ये देखिए अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पदासीन होने से पूर्व शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, शपथ ग्रहण करनी पड़ती है।
ठीक है। और शपथ राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख ही ली जाती है। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त, तो मुख्य को तो दिला देगा राज्यपाल, और अन्य के लिए राज्यपाल मुख्य को क्या कर देता है, अधिकृत कर देता है, वो शपथ दिला देता है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ। शपथ जो ओथ का जो प्रारूप होता है, ड्राफ्ट, उसमें लिखा हुआ है संविधान के प्रति निष्ठावान और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, है ना, भय और पक्षपात रहित कार्य करूंगा। ये होता है कि न्यायाधीश के लिए वो भय, यानी उसको किसी दबाव में, आतंकवादियों का भी दबाव आ गया कि हमारे किसी व्यक्ति को छोड़ दीजिए, तो वो भय के तहत, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार खतरे में, जान खतरे में, आप कुर्सी छोड़ के चले जाइए। पक्षपात नहीं करना, चाहे कोई रिलेटिव भी सामने आ जाए, आपको न्यायाधीश की बात न्याय करना है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी जिस राज्य में उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है। भाई 2 राज्यों का एक राज्यपाल है, अब आप बोल दो कि साहब 2 राज्यपाल है, कौन सा राज्यपाल शपथ दिलाएगा? तो जिस राज्य में हाई कोर्ट स्थापित है वहां का राज्यपाल ही उसे क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद 219 जो है बहुत साफ सुथरी भाषा में अनुच्छेद 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पदासीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल, ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति देता है लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहते हुए कर्तव्य की ईमानदारी के पालन की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है कि जो सीजे होता है उसको तो शपथ दिला देता गवर्नर यानी राज्यपाल, और केवल जो जस्टिस होते हैं यानी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल क्या करता है, इसी को अधिकृत कर देता है। क्या कर देता है, अधिकृत कर देता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है जिस राज्य में उच्च न्यायालय का क्या है, मुख्य स्थान है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शपथ, उनका टेन्योर, और कैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक हाई कोर्ट की स्थापना जो है उनके बारे में संसद कर सकती है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956, ये सब प्रावधान हमने पढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।